नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका बुंदेलखंड में इन दिनों काफ़ी बोलबाला है। सौंदर्य के नाम पर और स्क्रीन ट्रीटमेंट के नाम पर उनको पूरा बुंदेलखंड सराह रहा है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर अर्चना भटनागर से। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार ज्योति जी। अच्छा जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका जो ब्यूटी पार्ट है, ब्यूटी से जुड़ा हुआ आपका काम है, वो तो मैं पूछूंगा ही। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात की शुरुआत अपने परिचय से करें। जी, मैं डॉक्टर अर्चना भटनागर। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप झांसी ही है। उसके बाद में मेरी एजुकेशन झांसी में हुई कुछ, तो उसके बाद मैंने डॉक्टरी कंप्लीट की। वो मैंने कोलकाता से किया। कोलकाता के बाद फिर मुंबई से किया। मुंबई के बाद पुणे रही। मतलब जर्नी काफ़ी लंबी रही एजुकेशन की। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने पायदान बाईस कहाँ कहाँ आपने किस तरह से ग्रो किया। जी जी। पहले मैंने 12th पास किया। उसके बाद में फिर मैंने बीएससी के लिए एडमिशन लिया। लेकिन उसी बीच फिर मैं बीएससी का मतलब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ। बट मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मुझे डॉक्टर बनना है। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय मैं तैयारी करती रही, बट नहीं हुआ। थोड़ा फैमिली की वजह से ऐसा रहा कि मैं उस समय नहीं क्रॉस कर पाई एग्ज़ाम, और मैंने एग्ज़ाम में बैठी भी नहीं उस समय में। पर मैं तैयारी अपनी करती रही। फिर मैंने पार्लर स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ फैमिली। तो उसके किस नाम से पार्लर था आपका? सनशाइन नाम से ही पार्लर था, और ये सिपरी बाजार में ही था। तो वो मैंने स्टार्ट किया तो था ऐसे ही कि थोड़ा बहुत कुछ कर पाएंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए भी आपने कोई प्रशिक्षण वगैरह लिया? हाँ, प्रशिक्षण लिया मैंने। मैं थोड़े टाइम के लिए मुंबई गई थी। मुंबई जाके मैंने वहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हैं उनसे मैंने मेकअप वगैरह सीखा। उसके बाद मैं झांसी आ गई। झांसी आके मैं मेकअप करती थी। मैंने 4 to 5 लोगों का स्टाफ रखा मैंने। अच्छा, अपने सहायक रखे? हाँ जी, हाँ जी, उनको रखा। पर काम ऊपर वाले की, परमात्मा के उससे काफ़ी बढ़िया हो गया। झांसी में एक अच्छा ब्रांड बन गया सनशाइन। काफ़ी जितने अभी में लोग हैं वो हमारी एकेडमी में करे हुए हैं, जो अभी नाम है जिनका। हाँ। मेकअप के उसमें नाम नहीं लेना चाहूँगी। हाँ, उनके। लेकिन हाँ, वो लोग अभी काफ़ी राइज है जिनके अच्छे नाम है झांसी में। वो हमारी एकेडमी में ही उन्होंने किया है। जी बिल्कुल। मतलब आप उनकी गुरु हैं, कह सकते हैं। बट नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगी। उसके बाद में मैं अपनी तैयारी करती रही, क्योंकि मेरा एम ही था कि मुझे मतलब कुछ लाइन ऐसी पकड़नी है, मुझे बहुत अच्छे हाईएस्ट उस पे जाना है। तो मैं तैयारी करती रही और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जितना भी मेरा खर्चा हुआ है मेरे डॉक्टर बनने में, वो सब पार्लर की देन है। उसके वजह से ही हम बन के आपने पार्लर से ही जो अचीव किया, जी, उसी से आपने आगे उसी से। हाँ, तो उसके बाद में फिर तो जो सफ़र चालू हुआ, फिर तो मैंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। हालांकि उसके लिए जब मैं डॉक्टर बन के मैंने स्टार्ट किया क्लिनिक अपना यहाँ झांसी में। पहले बीकेडी के पास था मेरा क्लिनिक, छोटा था वहाँ पे काफ़ी। फिर मैंने सिपरी बाजार में स्टार्ट किया क्लिनिक, क्योंकि वहाँ छोटा पड़ रहा था। फिर काफ़ी अच्छा क्लाइंटेज आने लगा, क्योंकि झांसी के अंदर क्या था प्रॉब्लम, लोग कॉस्मेटोलॉजी को लेके इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, ब्यूटी को लेके। क्योंकि जब मैं मुंबई में थी, पढ़ाई कर रही थी, वहाँ काफ़ी अवेयर हैं लोग अपने आप को लेके, अपनी ब्यूटी को लेके। और मेरे दिमाग में क्या था, ये स्किन लाइन को ही पकड़ने का, कि जो पार्लर्स में एक्चुअली काम होता है उसमें क्या रहता है कि इमीडिएट उन्होंने फेशियल किया तो वो 2-3 डेज 15 डेज में तो कम रहता है। हाँ, स्टेबिलिटी नहीं थी। तो मेरे दिमाग में था मुझे लोगों को स्टेबिलिटी देनी है स्किन में, उनकी जो बीमारियां हैं स्किन से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, तो वो मुझे एक्चुअल में ठीक करनी है। मतलब आप ब्यूटी की जड़ में जाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। तो रूट ऑफ द ब्यूटी बिल्कुल पहुंचना चाहती थी, और किया भी मैंने फिर वही का। और झांसी में बहुत सारे लोग हैं जो
झांसी में सबसे पहले आपने अपना क्लिनिक कहाँ खोला था? ये बीकेडी के पास में स्टार्ट किया था मैंने। वी मार्ट के आगे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे था। उसके बाद विद्यालोक के जस्ट बगल में था। उसके बाद फिर शिवपुरी में रस्तोगी हाइट्स में मैंने क्लिनिक ओपन किया। फिर वहाँ भी लगा मुझे कि थोड़ा जगह कम। स्पेस कम हो रहा है। फिर मैंने जस्ट उसके सामने ही बिल्डिंग में फ्लोर ले लिया, फर्स्ट फ्लोर लिया वहाँ का। फिर वहाँ स्टार्ट कर दिया। ये चल रहा है मतलब वहीं पे अभी। अर्चना जी, अगर आपसे सरल भाषा में पूछा जाए, जी आप किस तरह का ट्रीटमेंट लोगों को देती हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लोगों को पता ही नहीं जी कि आप इतना अच्छा कर रही हैं, ताकि वो आप तक पहुंच भी तो सकें। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, लोगों के मन में ना थोड़ा सा लेजर को लेके फोबिया है, डरते हैं लोग लेजर से, क्योंकि वो यूट्यूब पे कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं या उन्होंने कुछ किसी से खुद सुन ज्ञानी लिया। बन जाते हैं ना। हाँ, एक्चुअली आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा। और ये खतरनाक चीज साबित हो जाती है कि वो फिर डरते हैं, नहीं लेजर करा लेंगे ऐसा। और वो उन्हें नहीं पता कि जो वो खतरनाक काम कराते हैं, जाके ब्लीच लगा लेते हैं, ब्लीच कर लेते हैं अपने, उन्हें नहीं मालूम कि जो अमोनिया का पार्टिकल होता है वो सबसे केमिकल का सबसे छोटा पार्टिकल है और वो बहुत तेजी से अंदर स्किन में जाता है और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत भुगतते हैं पेशेंट्स। फिर बाद में आते हैं सेकंड नंबर, जो वो गोरे होने की जो सस्ती क्रीम है मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं, उनके वजह से बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। तो ये सारी चीजें फिर हम जब जैसे पेशेंट आता है उसको समझाते हैं इसके बारे में, काउंसलिंग करते हैं पहले तो उसकी, कि लेजर कोई खतरनाक नहीं है। अगर आप प्रॉपर डॉक्टर प्रॉपर तरीके से कर रहा है तो कुछ भी चीज खतरनाक नहीं है। और आप गलत जगह तो कुछ भी करा लोगे तो वो खतरनाक साबित हो जाएगा, बड़े पार्लर ही क्यों ना। नीम हकीम खतरे जाम वाली बात है। एग्जैक्टली। तो आप किस किस तरह का ट्रीटमेंट देती हैं इन दिनों अपने पेशेंट को? मैं करती हूँ ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं, जितनी भी कॉस्मेटोलॉजी में ट्रीटमेंट है वो सारे मेरे पास होते हैं। मिनी सर्जरीज भी करते हैं हम लोग, स्ट्रेच मार्क का काम करते हैं हम लोग, स्ट्रेच मार्क पे बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्ने पे काम कर रहे हैं, पिंपल्स पे, जो सिस्ट एक्ने होते हैं उनके ऊपर टैनिंग हो जाती है स्किन में, स्किन ब्राइटनिंग का, फुल बॉडी ब्राइटनिंग का कर रहे हैं, हेयर लॉस जिनको हो गया उनका कर रहे हैं हम लोग, हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और बाकी फेस में जो भी है, पिगमेंटेशन आजकल बहुत ट्रेंड में है, जिसको देखो उसको पिगमेंटेशन का है, इसका भी हमने बहुत, अभी तक वर्ल्ड में ये है कि पिगमेंटेशन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कोई भी नहीं कर पाता कभी भी कि उसका 100% रिजल्ट दे जाए। तो 100% तो मैं भी नहीं बोलती हूँ, बट 60-70% हम पिगमेंटेशन ठीक कर लेते हैं। देन ये कैसा ट्रीटमेंट है कि इसमें पेशेंट को प्रोडक्ट्स है वो रेगुलरली लगाने होते हैं, तो उसमें जो हम लोग क्रीम्स देते हैं वो भी मैं खुद मैन्युफैक्चर करती हूँ। हमने अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया है, इसीलिए कि जिससे हमें पेशेंट को कोई भी ऐसी क्रीम ऐसी चीज ना दें हम, जिससे उनको कभी भी लाइफ में कोई साइड इफेक्ट्स हो। तो ये काम हम आयुर्वेदिक करते हैं, जो मेडिसिन है हमारी टोटल आयुर्वेदिक है। इसमें सीरम्स है, इसमें क्रीम्स है। बीएमएस किया है, बीएमएस तो किया, उससे आपको ये सपोर्ट मिलता होगा? नहीं, बीएमएस किया, बीएमएस से तो ठीक है वो पढ़ाई थी। उसके बाद में एफएमसी किया, कॉस्मेटोलॉजी किया, 3 इयर्स मैंने ये सारा कुछ किया। उसके बाद में मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग अलग से किया। अच्छा। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हमें पूरे पता चलता है कि किस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ होती है, कहाँ कितना फायदा करती है, कितना रेशियो, कितना परसेंटेज इस क्रीम में इस चीज़ का होना चाहिए। तो ये बनाना सीखा मैंने, ये सारी चीज़ें, इसका पूरा मैंने 1 साल का पूरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कोर्स किया। फिर हमने अपनी खुद का डिपार्टमेंट बनाया है जिसके अंदर हम लोग अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। अर्चना जी, जैसा कि आप बता रही हैं बहुत सारे आप इलाज को निभाती हैं जी। किस तरह के पेशेंट आपके पास ज़्यादा आते हैं, मेल या फीमेल? मेल फीमेल लगभग आजकल तो सब बराबर। पहले अगर मैं बोलूँ कि 2014 से 17-18 तक मैं फीमेल ज़्यादा मैंने देखी है अभी, लेकिन अभी का ट्रेंड हो गया, अभी मेल्स बहुत बढ़ गए हैं। पहले मेल शायद ऐसी जगह जाने में थोड़ा शाय फील करते होंगे। वैसे भी ब्यूटिशियन के पास जाने में लिखा रहता था महिलाएं ये सिर्फ आ हाँ, सकती पर हैं। डॉक्टर के लिए तो मेल फीमेल दोनों बराबर होते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल फीमेल बच्चे सारे लोग ही। आजकल तो बहुत छोटी उम्र से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई लोगों को स्किन में, क्योंकि लोगों का खाना पीना खराब है ना। पर डे की जो शेड्यूल होता है, जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत खराब हो गया है, बाहर का जंक फूड ज़्यादा लोग लेते हैं, इसकी वजह से स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो हम जब उनकी कंसल्टेंसी करते हैं, सारा काउंसलिंग होती है उनकी,
तो उसमें हम उनको अच्छा सारी चीज़ें समझाते हैं कि आपको डाइट क्या लेनी है, आपको कब क्या करना है, आपको नींद कितनी लेनी है, आपको पानी कितना पीना है, ये सारी चीज़ें भी हम बताते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम कर रहे हैं डाइट से ट्रीटमेंट भी दे बहुत रहे सारी चीजें कंट्रोल हैं, हो बहुत सकती है। कंट्रोल हो जाती हैं और होती भी हैं कंट्रोल, है ना। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो फैट बढ़ने की वजह से भी हो जाती हैं लोगों को, तो उनको फैट कम करने की चीज़ें बताते हैं कि आपको ऐसे लाइफ स्टाइल अपनाना है अपना। जो लोग लिटरली, अगर जो लोग फॉलो करता है जो पेशेंट, उसको 101% रिजल्ट आते ही है। अदरवाइज 70-80% तो रिजल्ट आएगी। अच्छा अर्चना जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो एक सरल भाषा में अगर आपसे पूछा जाए, इन सब ट्रीटमेंट में क्या जो पेशेंट है उसको ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है या सहजता से वो मैनेज कर सकता है? आ, अब इसके लिए तो मैं बोलूँगी कि हाँ, कॉस्टली होता है स्किन ट्रीटमेंट, लेजर्स भी थोड़े कॉस्टली होते हैं, पर मीडियम जेंट्री अफोर्ड कर सकती है, इतना अफोर्डेबल तो होता है। ऐसा नहीं होता कि मीडियम जेंट्री अफोर्ड ना कर पाए, सिर्फ बहुत क्रीम पेशेंट्स आ रहे हैं वही इसको अफोर्ड कर सकते, नहीं। हम लोगों ने अपने यहाँ के चार्जेस ऐसे रखे हैं कि नॉर्मली लोग करा सकते हैं, मीडियम, मीडियम हाई और क्रीम सारी जेंट्री करा सकती है। हाँ, थोड़ा सा जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, लड़कियां हैं आजकल, अगर वो मतलब इतना अच्छा जॉब नहीं कर रही हैं या बहुत ज़्यादा अर्निंग सोर्स नहीं है उनके पास में, तो हमने उनके लिए रखा हुआ है ऐसा एक वो बनाया है कुछ अपना। रियायत कर देती है। जी बिल्कुल, उनके लिए हम लोग कंसेशन देते हैं, उनको अच्छा खासा कंसेशन देते हैं उनको, क्योंकि हमें कहीं लगता है कि हमें गर्ल्स के लिए एक पार्ट ये होना चाहिए बीइंग ए वुमेन, भी है, है ना? क्योंकि मतलब जितना स्ट्रगल लड़कियां कर रही हैं आजकल, तो अगर हम उनके लिए कुछ कर सकें तो बहुत मतलब खुद को सुकून मिलता है ये सब करके। अर्चना जी, जैसा कि आपकी जो ये यात्रा है, सौंदर्य वाली यात्रा है, काफ़ी लंबी है। कहते हैं कि जब यात्रा लंबी होती है तो मुश्किलें, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती तो जरूर है। वो भी हमारे दर्शकों के साथ आप संक्षिप्त में शेयर करें। जी बहुत मुश्किलें आई हैं, थोड़ी बड़ी नहीं आई हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई हैं, और लोग आपको बहुत ट्रोल करते हैं, बहुत ट्रोलिंग बर्दाश्त की है। यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है वो इतना आसान नहीं था जितना मतलब, पर सोच लिया था एक बार, इंसान कुछ सोच लेना हाँ, ठान करने ले की, तो फिर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इवन मुझे डॉक्टर्स ने भी बहुत ट्रोल किया बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स कि मैंने पहले सलून स्टार्ट किया था, सो दे आर कंपेयर टू सलून की, एक पार्लर मतलब चलाती थी या पार्लर रन करती थी, तो ये डॉक्टर कैसे बन गई। तो ये तो मेरी अपनी खुद की काबिलियत है, पावर थी कि मैंने उस फेज से निकल के मुझे और फेज पाना था, और शायद इस फेज से निकल के मुझे और ऊपर फेज में जाना है तो मैं जा सकती हूँ। ये तो इंसान है। अब ऐसे तो मैं कथक डांसर भी थी, मैंने हाँ, मैं आगे मेरा स्टेप यही था। मैं चाहूंगा कि अर्चना जी अपने शौक के बारे में भी हमसे, हमारे दर्शकों के साथ जी शेयर। बिल्कुल। मेरा सबसे पहले मैं 10th में पढ़ती थी, 9th-10th में, तब मेरा कथक कंप्लीट किया था मैंने, प्रभाकर कर लिया था कथक में, और मेरी दिली तमन्ना थी कि मुझे कथक डांसर बनना है। बट वही है कि घर में पुराने लोग होते हैं, दादाजी वगैरह होते हैं, तो मतलब पापा को, मेरे पापा को ऐसे कुछ नहीं था कि वो करवा सकते थे मुझे, वो तो मुझे बहुत ऊपर देखना चाहते थे मेरे पापा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा नहीं है, और अभी जहाँ भी होंगे तो वो मेरे लिए लिटरली बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत ऊंचाई पे देखना चाहते थे वो मुझे, और इस वजह से फिर वो मैं नहीं कर पाई। डॉक्टर रविंद्र कुमार भटनागर फादर मेरे, उन्होंने भी डॉक्टरी कंप्लीट की थी और वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, बट फिर उनका जॉब गवर्नमेंट जॉब हो गया था, अकाउंट ऑफिसर थे वो, तो फिर उन्होंने डॉक्टर वाला प्रोफेशन छोड़ के गवर्नमेंट इसमें आ गए थे वो जॉब में। फिर मैं वापस आपके शौक पे आता हूँ। अच्छा जी। और उसके बाद में कथक का मुझे ये था कि मैं अपना खुद में करती रही, लेकिन स्टेज शो वगैरह सीखा था आपने कथक? कथक पूरा प्रभाकर कोर्स किया मैंने कथक का, और मेरे पापा को बहुत शौक था, मतलब बहुत खुश होते थे वो
बट वो मुझे उतना उस लाइन में नहीं ले जा पाए। फिर और डॉक्टर बनाना मेरी नानी की इच्छा थी। मेरी नानी मुझे बचपन से बोलती थी कि ये बड़े होकर डॉक्टर बनेगी। शायद आपकी इस यात्रा में किस किस ने आपको प्रेरणा दी, प्रेरक बने, प्रोत्साहन दिया, उनका भी नाम लेना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मेरे देखो घर के लोग तो सब होते ही हैं आपके, कि जो आपको सपोर्ट करते हैं। बाकी आपके जो कलीग्स होते हैं, मेरी एक सीनियर है, जयपुर में है, पारुल जी। और भोपाल में मेरी एक फ्रेंड है वीनल, वो भी सीनियर है। वो उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट है, पारुल जी का काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे। और डॉक्टर मनोज दास हैं जयपुर में। और अगर मैं बोलूँ, मैंने बिगिनिंग जो किया है तो वो डॉक्टर मनोज दास की वजह से ही मेरे दिमाग में आया और मैं इतना आगे बढ़ी। तो वो मेरे गुरु हैं। और स्टार्टिंग का बिगिनिंग में जो था वो उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद फिर तो मैं अपना करती चली गई, फिर आगे बढ़ती गई, रास्ते मिलते गए। अर्चना जी, आने वाली कल में आपके अब नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं? क्योंकि यहाँ यात्रा समाप्त तो नहीं होती है, मैं शुरुआत हाँ, मुझे मानता तो हूँ। हर दिन बिगनिंग ही लगता है। तो क्या आपके प्रोजेक्ट्स मैं- हैं जो लोगों को चौंका देंगे? मैं एक्चुअली जहाँ पे क्या है, छोटे छोटे टाउन्स हैं जहाँ पे लोग इन चीज़ों को लेके अवेयर नहीं है, मैं वहाँ काम करना चाहती हूँ। उनके लिए छोटे छोटे कैंप लगाना चाहती हूँ कि जहाँ पे, और मैं उनके लिए ऐसा काम करना चाहती हूँ जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, जो अपने आप को तो सौंदर्य की वजह से हीन हाँ। भाव महसूस करती हैं। जी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि क्या होता है, जब आप मिरर में अपने आप को देखते हो और देखने के बाद आपको जो फील आता है ना, वही आपका कॉन्फिडेंस होता है। तो मैं चाहती हूँ हर एक मेल फीमेल में, दोनों के लिए बोलती हूँ, दोनों के अंदर वो चीज़ होना चाहिए। क्योंकि बड़े शहरों में तो लोग हैं ही बहुत अवेयर, वो तो अपने आप को एकदम टिप टॉप रखते हैं हर चीज़ से। इसके और ये भी बोल सकते हैं शायद वहाँ पे फाइनेंशियली इतना दिक्कत नहीं है, छोटी जगह में फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो लोग, तो मैं चाहती हूँ कि उस चीज़ में काम करूँ। मेरी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है, तो वो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हम लोग बनाना चाहते हैं कि जो हर कोई यूज़ कर सके। अभी जैसे एक रेंज है कि अभी पीछे से शायद कुछ लोग बोलते भी हैं कि अरे बड़ा महंगा ट्रीटमेंट होता है, बहुत बोलते हैं। रिजल्ट्स तो है ही, लोगों को मिलते ही 100% रिजल्ट बाद में हमारे यहाँ मिलते हैं, पहले मुद्रा चुकानी होती ना तो आदमी घबरा जाता है। के। बिल्कुल यही तो, इसी के लिए हमने एक यूनिट स्टार्ट किया है अपना, कि जहाँ पे हम हर रेंज का व्यक्ति हमारे पास आके ट्रीटमेंट ले सके और हम उन्हें प्रोवाइड कर सके, अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सके और विदाउट केमिकल कर सके। अर्चना जी, अगर आपसे ये मैं सवाल सभी से पूछता हूँ, दो ख्वाहिश आपकी हम जानना चाहें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो आपकी क्या हो सकती है दो ख्वाहिशें? दो ख्वाहिशें, ख्वाहिश की लिस्टें तो बड़ी लंबी होती है। नहीं, जो महत्वपूर्ण ख्वाहिश तो मुख्य कभी हैं। खत्म नहीं होती इंसान की। लेकिन पहली तो ये है कि मैं मेडिटेशन से काफ़ी जुड़ी हुई हूँ। पिछले 5 साल से तो मैं आध्यात्मिक उसमें बहुत ज़्यादा डीप किसी में गई ग्रुप से हूँ। जुड़ी हुई है? हाँ, गुरु जी हैं मेरे, दिल्ली में है, गुरुदेव ध्यान आमीन है। और उनके ही संरक्षण में मैं सारा अपना मेडिटेशन का मैं कर रही हूँ। और आगे जाके मैं इसी चीज़ को बहुत बढ़ाना चाहती हूँ, आध्यात्मिक उसको। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि जब आप मेडिटेशन से जुड़ जाते हो, आप आध्यात्म से जुड़ जाते हो, आप कुछ और ही हो जाते हो। आपके मन में लोगों के प्रति, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है और जिंदगी कमाना, जिंदगी कमाना, लोगों का प्यार कमाना, ये अलग बात है। ये तो अगर मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मैंने पैसे नहीं कमाया, पर मैंने प्यार भी बहुत कमाया है। आई थिंक आपका एक अलग ही ऑरा बन जाता है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं और आप लोगों को सही डायरेक्शन भी देते हो। स्किन ट्रीटमेंट अपनी जगह है, हेयर ट्रीटमेंट अपनी जगह है, सारी चीज़ें अपनी जगह है। जब मैं लोगों की काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पीछे की भी समझ में आने लगती हैं लोगों की, कि आखिर इसके प्रॉब्लम का रीज़न और भी कुछ हो सकता है। स्किन में ऐसा प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम ऐसा थोड़ी है कि जंक फूड खाने से ही प्रॉब्लम आया है। स्ट्रेस लेवल इंसान का बहुत होता है, तब भी उसको स्किन हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती कुछ है। कारण परोक्ष भी होते हैं। जी बिल्कुल।
तो इस चीज में मुझे आद्यान से बहुत मदद मिली। तो मैं लोगों से दूसरी ख्वाहिश दूसरी किस तरह ख्वाहिश की? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो कैसे? अपने काम में बहुत ऊपर जाना चाहती हूँ। अलौकिक अलौकिक पहचान बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, और ऐसी बनाना चाहती हूँ, पैसा आप कितना भी कमा लो, लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में वो जगह बनाना चाहती हूँ कि मैं हूँ या नहीं हूँ, रहूंगी नहीं रहूंगी, तब भी लोग याद करेंगे। अर्चना जी, बंजारा बीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेधावी, होनहार और कुछ अनोखे व्यक्तित्व को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। हमारे दर्शक ज़्यादातर युवा पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, जी, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। हम चाहेंगे कि आप एक ऐसा संदेश दें जो नई पीढ़ी में एक नया उत्साह और नई चेतना पैदा करे। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी जितनी भी युवा पीढ़ी है, यंगस्टर्स हैं, इनके लिए कि आपको सबसे ज़्यादा अपने लक्ष्य पे अपना एक गोल बनाना चाहिए लाइफ में, और उस गोल के पीछे लग जाओ। आपको डेफिनेटली मिलेगा ही जो आप चाहते हो। आपकी लक्ष्य की पूर्ति जरूर होगी, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए अपने काम के लिए। आपको अपना 100% देना है, गोल तय करना है। गोल तय करना है, और उस गोल के लिए 100% देना है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत करते हैं, पर जो उन्होंने सोचा उसके प्रति काम नहीं करते, एफर्ट्स नहीं लगाते। आप किसी भी चीज में अगर अपने आप को झोंक दोगे ना, बिल्कुल कहते हैं हवन कुंड है, हवन कुंड की आग में आप अपने आप को झोंक दीजिए, आपको डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आप बनोगे आप जो बनना चाहते हो। और लड़कियों को तो खासतौर से सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनो, उसके बाद ही शादी करो। मैं तो ये बोलती हूँ, हर एक लड़की के लिए मेरा यही रहता है। मेरे क्लिनिक में भी जो लड़कियां आती हैं, मैं उनको यही सलाह देती हूँ, अपने एजुकेशन पे ध्यान दो। एजुकेशन के अलावा भी जो आपके अंदर क्वालिटी है, जरूरी नहीं है एजुकेशन ही है सारी चीजें, बहुत सारी क्वालिटी होती है लड़कियों में। तो जो भी आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी ऐसी है जो आपको ऊपर तक लेके जा सकती है, आप उस पर 100% एफर्ट लगा दो अपना। पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आप अपने काम के प्रति सच्चे हो, ईमान सच्चा है आपका, आपको 100% वो अचीवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। डॉक्टर अर्चना भटनागर, जो अपनी जिंदगी की यात्रा को बड़े सहज व्यक्ति के साथ, बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए डॉक्टर अर्चना भटनागर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।